यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। आज मैं एनसीईआरटी सिविक्स क्लास 10 का चैप्टर 3 के एमसीक्यू पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, अर्थात लोकतंत्र और विविधता। इस चैप्टर में बेसिकली ये बताया गया कि यदि कोई एक देश या कोई एक राज्य यदि डेमोक्रेटिक रूप लेता है, लोकतांत्रिक रूप अपना स्वरूप धारण करता है, तो वो किस आधार पर करता है। या वो सीधा एक पार्टी सिस्टम से कर लेते हैं, या एक धर्म का, एक जातीय या एक नस्ल के हिसाब से, या फिर यदि वो लोकतंत्र होते हैं तो उसमें कितने तरह के, किस तरह के विविधताएं पाई जाती हैं। देखिए, सिंगल पार्टी रहा या एक रिलीजन रहा तो वहाँ विविधता देखा ही नहीं जाएगा। लेकिन लोकतंत्र एक ऐसा जगह हो जाता है जहाँ पर अलग अलग धर्म, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग भाषा, रंग के लोग मिलकर एक लोकतंत्र को अपनाते हैं। और आपने इतिहास भी देखा है, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, भारत खुद हो गया, है ना। तो सब लोगों ने थी किया, लेकिन चाइना में साम्यवादी पार्टी है, डेमोक्रेटिक ने, ठीक है। एग्जाम्पल में बोलने के चक्कर में बोल जाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं एक बात बता दूँ तो ये न्यूज़ चैनल है। मैं धीरे धीरे सब कुछ लेके आऊँगा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके आता हूँ एमसीक्यू। इसे कोई भी देख सकते हैं, स्कूल के स्टूडेंट और जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम के कैंडिडेट है सब देख सकते हैं इसको, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके उसका नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जब भी मैं क्लासेस लूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट में मैंने बता दिया था 10 क्वेश्चन मैंने कराया था, तो आज मैं 11वां नंबर से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, पीटर नॉर्मन वाज एथलीट ऑफ विच कंट्री। मतलब ये जो चैप्टर में एग्जाम्पल दिया गया है, अफ्रीका अमेरिका के बारे में आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में कि वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है अफ्रीकन लोग के साथ अमेरिका में, है ना। तो एक सिविल मूवमेंट भी चलता है, ब्लैक पावर का कॉन्सेप्ट दिखाया गया था। क्या क्या होता है, जॉन स्मिथ के द्वारा, है ना, जॉन कार्लोस और नॉर्मन स्मिथ के द्वारा, ठीक है। तो उन्हीं में से एक और थे, कौन थे? पीटर नॉर्मन। तो वो किस देश के एथलीट थे? तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन कहता है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन कहता है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन कहता है इंग्लैंड। तीन में से क्या होगा, जल्दी सब बताइएगा। आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वो ऑस्ट्रेलियन थे। ना ही वो अफ्रीकन थे, ना ही वो अमेरिकन थे। इंग्लैंड का बात ही नहीं हुआ, तो एलिमिनेट हो जाएगा, चारों तीनों एलिमिनेट होगा, एक बच जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। याद रखिए, गलती मत करिएगा, ठीक है। देखिए, मैंने लगा, अच्छा ये मैंने कहाँ से लिया तो मैं बता देता हूँ। ये पेज नंबर मैंने 30 से लिया, एनसीईआरटी बुक क्लास 10 सिविक्स से लिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है सिल्वर मेडलिस्ट विथ ऑस्ट्रेलियन एथलीट पीटर नॉर्मन, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन एथलीट थे वो पीटर नॉर्मन। ये पेज नंबर मैंने 30 लिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, हु ब्लेम्ड कार्लोस एंड स्मिथ फॉर वायलेंटिंग द ओलंपिक स्पिरिट बाय मेकिंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट। मतलब किसके द्वारा ये बताया गया कि आपने ओलंपिक का उल्लंघन किया है राष्ट्रीय बयान दे करके। यदि आपको कोई मतभेद था तो ये ओलंपिक का प्लेटफॉर्म में आप अपने जाति धर्म के बात को उठा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए उन्हें दंड के रूप में उनसे मेडल ले लिया जाता है। किनसे लिया जाता है? नॉर्मन स्मिथ से और जॉन कार्लोस से मेडल वापस ले लिया जाता है। इवन पीटर नॉर्मन से भी ले लिया जाता है, और उनको आगे वाले ओलंपिक में शामिल भी नहीं किया जाता है ऑस्ट्रेलियन टीम में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो कौन ब्लेम करता है उनके लिए, क्वेश्चन है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ अफ्रीका, 86 में, सॉरी, पहला था ओलंपिक एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, दूसरा है ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ अफ्रीका, तीसरा है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, और चौथा है एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स। क्या होगा इसमें से चार में, क्या होगा ये भी मैं बताता हूँ। ये भी मैंने पेज नंबर 30 से ही लिया है। इसका आंसर क्या होगा, देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इन द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने इनको ये बताया था कि आपने मानहानि किया है ओलंपिक का, है ना। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक ही बचेगा, ऑप्शन सी। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने इनको ब्लेम किया था कि आपने एथलीट का और ओलंपिक का स्पिरिट को पर उंगली उठाया है ना, उसका मानहानि किया है, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ भी पेपर कटिंग लगा दिया था। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हेल्ड कार्लोस एंड स्मिथ गिल्टी फॉर वायलेंटिंग द ओलंपिक स्पिरिट बाय मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, पेज नंबर बोलता हूँ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल डिफरेंसेस नॉर्दर्न आयरलैंड एंड द नीदरलैंड बोथ वर प्रीडोमिनेटली क्रिश्चियंस बट डिवाइडेड बिटवीन डैश एंड डैश। मतलब कहता है कि सामाजिक अंतर के आधार पर उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों मुख्य रूप से ईसाई थे,
ठीक है, दोनों तो इस साइड थे लेकिन फिर भी वो बटे हुए थे। तो किन किन हिस्सों में बटे हुए थे, कैसे वो बटे हुए थे? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है अफ्रीकन अमेरिकन, दूसरा ऑप्शन कहता है कैथोलिक एंड प्रोटेस्ट, तीसरा कहता है अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन, चौथा ऑप्शन कहता है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13। ये भी मैंने पेज नहीं, ये मैंने पेज नंबर 33 से लिया है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी क्लास 10 सिविक्स से लिया, पेज नंबर 33 से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा कैथलिक्स और प्रोटेस्ट में ये लोग बट गए थे। यही तो बात होता है ना, धर्म एक ही होता है लेकिन बट जाते हैं। अभी देखिए इंडिया में कंडीशन चल रहा है, एक शिवसेना महाराष्ट्र में अलग चल रही है, इधर क्या बोलते हैं कंगना रनौत का टीम अलग भाग रहा है ना पब्लिक के साथ। तो अलग अलग बट जाते हैं, भले वो एक ही रहते हैं ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी 13 का बी हो जाएगा, कैथलिक का प्रोटेस्ट। ये मैंने पेज नंबर 33 यहाँ भी मैंने लगा दिया है। यहाँ पे देखिए पेपर कटिंग मैंने लगा दिया है, नॉर्दर्न कंसिडर द केस ऑफ, हाँ एग्जाम्पल के रूप में वापस बताया गया था, ठीक है। एक्चुअली प्रीवियस चैप्टर का ये टॉपिक था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया गया, ठीक है। नॉर्दर्न आयरलैंड एंड नीदरलैंड बोथ आर प्रीडोमिनेटली क्रिश्चियन बट डिवाइडेड बिटवीन कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट, यहाँ पर नीचे दिया हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? In the Northern Ireland, the Catholic were represented by the Nationalist Party who demanded for that Northern Netherlands be unified with dash or predominant। मतलब नॉर्दर्न आयरलैंड में उनको, वहाँ उनके जो टीम थे कैथलिक, अभी हमने देखा कैथलिक, तो कैथलिक को कौन लीड कर रहा था? तो कैथलिक को लीड करने वाले थे राष्ट्रवादी दल वाले, ठीक है। लेकिन वो उनका मांग क्या था, वो क्यों ऐसा करना चाह रहे थे, उनका एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, वो क्या मांग करना चाह रहा था आयरलैंड से, है ना। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कह रहा है किस चीज का मांग था? तो डेमोक्रेटिक आयरलैंड मांग करते थे, या रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का मांग था उनका, या कैथोलिक ऑफ आयरलैंड मांग था, या फिर नन ऑफ द अबव होगा। आपने पढ़ा होगा तो एलिमिनेट करेंगे हम ऑप्शन डी को और ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी को दोनों को एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास बचता है ऑप्शन ए और बी। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की मांग करते थे वो लोग जो कैथलिक लोग थे, ठीक है। इनको गणतंत्र बनाना चाहते थे देश को। ये मैंने कहाँ से लिया? ये पेज नंबर 34 से लिया है, याद रखिए पेज नंबर 34 से। यहाँ भी मैंने लगा दिया है द कैथलिक वर, यहाँ देखिए लिखा हुआ है द कैथलिक वर रिप्रेजेंटेड बाय द नेशनलिस्ट पार्टी हु डिमांडेड द नॉर्दर्न नीदरलैंड यूनिफाइड बाय द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना, ठीक है। चलती है आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखते हैं 15 क्या कहता है। विच गवर्निंग सिस्टम suggests that the best way to fight for recognizing and accommodate diversity। मतलब कौन सी शासन प्रणाली यह बताती है कि मान्यता के लिए लड़ना, हक मांगना और विविधता को समायोजित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो देखिए विविधता कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, एक ही जगह है ना। चलिए देखते हैं, आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है डेमोक्रेसी, दूसरा ऑप्शन कहता है ब्यूरोक्रेसी, तीसरा ऑप्शन कहता है सोशलिज्म, चौथा ऑप्शन कहता है कम्युनलिज्म। बहुत को गलती करेंगे, ब्यूरोक्रेसी भले ही एलिमिनेट होगा और कम्युनलिज्म भी यदि एलिमिनेट होगा, लेकिन बहुत को ए और सी में गलत कर सकते हैं, सोशलिज्म मार सकते हैं, लेकिन आंसर ए होगा, याद रखिएगा। 15 का ए होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का ए डेमोक्रेसी, ठीक है, लोकतंत्र होगा, ठीक है। ये मैंने कहाँ से लिया? पेज नंबर 37 से लिया, याद रखिएगा पेज नंबर 37 से मैंने लिया है, ठीक है। इसका क्यों नहीं लगा पाया? क्योंकि पूरा कंटेक्स्ट को आप पूरा पढ़िएगा तो वहां से पॉइंट आउट करके निकाला गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो पूरा पेज को लगाना, ठीक है, स्पेस नहीं बनता है ना फिर। चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? कुछ 16 देखिए, कहता है हु लेड द सिविल राइट मूवमेंट इन यूएसए। यूएसए में सिविल राइट मूवमेंट को किसने नेतृत्व किया था? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला कहता है नेल्सन मंडेला, दूसरा कहता है टॉमी स्मिथ, तीसरा कहता है जॉन कार्लोस, चौथा कहता है मार्टिन लूथर किंग। देखिए सबसे पहली बात तो आपको पता होगा ऑप्शन ए जो है वो तो अफ्रीका के लिए थे, वो है ना, 28 साल के लिए उनको जेल भेज दिया था, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, है ना। जो क्लास 9 का चैप्टर 2 या 3 में ही है नेल्सन मंडेला के बारे में, चैप्टर का नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। उनको 28 साल के लिए जेल दे दिया था। जैसे ही जेल से निकलते हैं तो अफ्रीका के, स्वतंत्र अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, आधी रात में फ्लैग लहराया जाता है, फहराया जाता है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन ए एलिमिनेट होता है और ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन सी और बी क्या है? वो तो एथलीट लोग थे, उन्होंने सिर्फ रिप्रेजेंट किया था, है ना। तो ऑप्शन डी बचता है इकलौता, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसका आंसर होगा। ये मैंने कहाँ से लिया? ये मैंने पेज नंबर 30 से वापस लिया है, पेज नंबर 30 से, ठीक है। यहाँ भी मैंने पूरा क्लिक करके ही लगा दिया सिविल राइट मूवमेंट, ठीक है। इन यूएसए कब हुआ था? 1954 टू 1968, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। मार्टिन लूथर किंग यहाँ पर जूनियर लिखा हुआ नीचे, ठीक है, आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का। आइडेंटिफाई द कंट्रीज विच फेस द प्रॉब्लम ऑफ सोशल डिवीजन। मतलब ये निम्नलिखित में से कौन से ऐसे देश है जिन्होंने
सामाजिक विभाजन को, सामाजिक मतभेद को झेला है, देखा है। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला कहता है बेल्जियम, जर्मनी, अमेरिका। दूसरा ऑप्शन कहता है यूके, अमेरिका और इंडिया। तीसरा ऑप्शन कहता है श्रीलंका, कनाडा, इंडिया। और चौथा ऑप्शन है बेल्जियम, श्रीलंका एंड यूके। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा बेल्जियम, श्रीलंका, यूके। ये खास करके ये सोशल डिवीजन के लिए फाइट कर रहे थे। अब बात हुआ इंडिया का। इंडिया तो वो आज़ादी के लिए फाइट किया, अमेरिका भी आज़ादी के लिए फाइट किया था, ये है ना। तो यहाँ पर तो ये ना, बेल्जियम भी क्या है, बेल्जियम में आपने पढ़ा होगा, क्लास 9 में पढ़ा था, 10 में पढ़ा था, बेल्जियम श्रीलंका के बारे अपने पूरा चैप्टर बेस दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर सोसाइटी को लेकर के मतभेद हो, तो श्रीलंका में चल रहा था क्या, सिंहालाज लोग का, आपने पढ़ा है ना, भूलिएगा नहीं। ठीक है, ये मैंने कहाँ से लिया था? ये मैंने एग्जाम्पल लिया था, ये भी 35 पेज नंबर से लिया था। 30 और 35 से मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन ऑफ 18 क्या कहता है? ऑल काइंड ऑफ सोशल डिफरेंसेस आर नॉट बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ। मतलब कह रहा है कि हर सोशल सोशल डिफरेंसेस हर एक चीज से नहीं पैदा होता है। ठीक है, भेद मतभेद जो पैदा होता है समाज में, किसी एक चीज से पैदा नहीं होता है। वो क्या चीज है, ऐसा है ना। तो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन कहता है कास्ट, दूसरा ऑप्शन कहता है रेस, तीसरा ऑप्शन कहता है बर्थ, चौथा ऑप्शन कहता है कलर। कौन सा ऐसा चीज है जिससे वो नहीं होता है? देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बर्थ। कोई जन्म से ही नहीं पता रहता उन्हें कि मैं फलाना धर्म का हूँ, फलाने रंग का हूँ, है ना, फलाने धरती पर मेरा जन्म हुआ है। ठीक है, लोग खास करके करते हैं कास्ट के बेसिस से, ठीक है, रेस के बेसिस से, कलर के बेसिस से वो लोग मतभेद पैदा करते हैं। मतलब एक दूसरे से क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे वाला हिसाब रख के चलते हैं कि यार आप बड़े हो, आप छोटे हो, है ना, मैं बड़ा हूँ, आप छोटे हो, ऐसे करके, है ना। आपको ये हक नहीं, हमें ये हमारा धरती, वो आपका धरती नहीं, इसमें मेरा एंट्री है, उसमें एंट्री। ठीक है, तो ऐसे मतभेद करते हैं। ये मैंने कहाँ से लिया था? ये मैंने लिया था पेज नंबर 32 से। यहाँ भी मैंने लगा दिया है। यहाँ पर देखिए, ऊपर जाइएगा, आपको टाइटल मिलेगा छोटा सा, ब्लू कलर, स्काई ब्लू में है, ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। यहाँ पर मिल जाएगा बर्थ, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख लीजिएगा पेज नंबर 32 में। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19 है। छोटा सा चैप्टर, ज्यादा क्वेश्चन बन नहीं रहे थे, ठीक है, लेकिन फिर भी बनाया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? कंसीडर द स्टेटमेंट विथ 3 फैक्टर्स सो द बेसिक यूनिटी ऑफ इंडिया। मतलब भारत में जो यूनिटी है वो कौन कौन सा बेसिक फैक्टर है? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है कल्चर यूनिटी, दूसरा ऑप्शन कहता, सॉरी सॉरी, ऑप्शन नहीं, ये पॉइंट दिया हुआ है, 4 पॉइंट में ऑप्शन निकालना है आपको। तो पहला पॉइंट कहता है कल्चर यूनिटी, दूसरा पॉइंट कहता है डिस्क्रिमिनेशन, तीसरा पॉइंट कहता है रिलीजियस इक्वलिटी, चौथा कहता है यूनिटी ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें से क्या होगा? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है 1 2 3 4, दूसरा ऑप्शन कहता है 1 3 4, तीसरा ऑप्शन कहता है 2 3 4, चौथा ऑप्शन कहता है 1 2 4। तो इसमें क्या होगा? देखिए, कल्चर यूनिटी है हमारे देश में, ये तो ओके हो गया। तो 1 जहां जहां नहीं है उसे हटा दे, तो सी कैंसिल। ठीक है, अब देखिए डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव है नहीं, हमारे में भेदभाव नहीं, ये हम मानेंगे ही नहीं। ठीक है, तो 2 जहां जहां है उसे भी कैंसिल कर दीजिए, यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, अब बच गया, एक ही बच रहा, 1 3 4 ऑप्शन बी। तो इसे ही इसका आंसर होगा। ये मैंने कहाँ से लिया था? ये भी मैंने पूरा पेज नंबर 35 टू 37 मैंने पढ़ा, तो वहां से मैंने पॉइंट आउट किया है क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? अच्छा, आज इतना ही है, चलिए कोई बात नहीं। तो अब छोटा सा चैप्टर, ज़्यादा क्वेश्चंस बन नहीं रहे थे, मैं फिर भी ट्राई करूंगा और क्वेश्चन बनाने अगले पार्ट लेकर आऊँ। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ शेयर करिएगा, ताकि इसको ग्रोथ कराने में आप लोगों को ही सहायता से मैं आप लोगों के लिए और अच्छे बेटर से काम करूँगा। यदि सब्सक्राइब बढ़ेगा तो मैं भी मोटिवेट होता रहूँगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, फिर मिलता हूँ मैं। घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलता हूँ मैं। जय हिंद।